हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। और आज हम शुरू करेंगे मार्च मंथ के करंट अफेयर्स। अब से पहले हम फरवरी कंप्लीट कर चुके हैं, आज मार्च शुरू करेंगे और उसका पहले हफ्ते के करंट अफेयर्स, चाहे वो ज्योग्राफी के रिगार्डिंग है, चाहे पॉलिटी के रिगार्डिंग है, इंटरनेशनल रिलेशंस के रिगार्डिंग है, सबको बहुत डिटेल में, बहुत फैक्चुअली, बहुत कंसेप्चुअली कवर करेंगे। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट टॉपिक है हमारा आज का फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल है? सियांग उनिंग फेस्टिवल। देखो, जो भी फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं पूरे देश में, हर जगह पर कुछ ना कुछ मनता ही रहता है। इंडिया में इतने तरीके के लोग रहते हैं, इतने तरीके के फेस्टिवल्स होते हैं, इतने तरीके के कारण होते हैं फेस्टिवल मनाने के लिए। तो उन्हीं में से एक कारण है कि एक तो नया साल शुरू हो रहा है। हर एक कम्युनिटी का अलग साल अलग दिन से शुरू होता है। कोई जनवरी से मनाता है, कोई फरवरी से मनाता है, कोई मार्च से मनाता है। तो वैसे ही अरुणाचल प्रदेश में रहने वाली यह आदि कम्युनिटी, जिनके हिसाब से जो नया वर्ष है ये शुरू होता है मार्च के इस हफ्ते से। तो ये जो फेस्टिवल है ये मनाया भी इसलिए जाता है क्योंकि नया साल हो रहा है और कहीं ना कहीं एक ये जो एक हार्वेस्टिंग सीजन है उसको भी दर्शाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो फेस्टिवल है कहाँ मनाया जाता है, तो इट इज़ सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। एक तो ये चीज़, और अगेन दिस शोज द सीजन ऑफ कल्टीवेशन एंड द बिगिनिंग ऑफ आदि कम्युनिटीज़ न्यू ईयर। आदि कम्युनिटी है अरुणाचल में रहने वाली एक ट्राइबल कम्युनिटी, जिसके नए साल के लिए हम ये मना रहे हैं फेस्टिवल। आपको नाम पता हो, आपको फेस्टिवल मनाने का कारण पता हो, आपको जगह का नाम पता हो और ये कौन मनाता है, स्पेशली कौन सी कम्युनिटी है उसके बारे में पता हो, तो इसको हम थोड़ा सा लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। देखिए, बिग कैट क्या है? जो बड़ी बिल्लियाँ। अब ये हैं टोटल आपके 7 तरीके की। जैसे उसमें हम क्या काउंट करते हैं? लायन हो गए, टाइगर्स हो गए, चीता, जैगुआर, स्नो लेपर्ड, प्यूमा और लेपर्ड। तो इसमें क्या है, ये सारे के सारे जो है इन्हें हम कहते हैं बिग कैट। इंडिया में अगर हम प्यूमा और जैगुआर को छोड़ दें, उसके अलावा पांचों की पांचों जो वाइल्ड कैट्स हैं वो पाई जाती हैं। इसीलिए इंडिया वांट्स टू बी द लीडर कि हम एक ऐसी कंट्रीज़ का समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, जहां पर ये सारी जो स्पीशीज़ हैं ये पाई जाती हों। तो उसी का नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंडिया ने ही प्रपोज किया है। अभी ये बना नहीं है, लेकिन अगर ये बनेगा तो इट विल बी द इनिशिएटिव ऑफ इंडिया ओनली। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि किन बिग कैट्स की हम बात कर रहे हैं, और अगर ये बनेगा तो टोटल 97 कंट्रीज़ हैं जहां पर इनमें से कोई एक जो वैरायटी है वो भी पाई जाती है, तो दैट विल बी दी मेंबर। और किसी भी कंट्री का कोई मॉडल है कि उन्होंने इनको बचाने के लिए ये सब किया, तो दैट विल बी शेयर्ड विद अदर कंट्रीज़ एज वेल, कि आप भी ऐसा कर लीजिए, क्या पता आपके यहाँ पर जो पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन, इस तरीके से कम्युनिकेशन जो है सभी कंट्रीज़ में हम बनाने की कोशिश करेंगे। एंड यस, दैट इज़ द इनिशिएटिव ऑफ इंडिया। तो ये ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। साथ में अगर हम देखें कि ये चीज़ क्यों अब आई, क्योंकि इंडिया ने ना अभी रिसेंटली ही नामीबिया वाले एरिया से अफ्रीकन चीताज़ ट्रांसपोर्ट करे हैं। दैट इज़ कॉल्ड द रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीताज़ इन कूनो पालपुर नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। क्योंकि वहाँ पर सारे ख़त्म हो गए थे एशियाटिक चीताज़ जो इंडिया में मिलते थे पहले, अब वो नहीं मिलते। इसीलिए हम लोगों को उनकी रिप्लेसमेंट के लिए अफ्रीकन चीताज़ को लेकर आना पड़ा। और उसके बाद ही अलायंस का जिक्र सामने आया कि अगर ऐसा हम नहीं चाहते कि आगे फ्यूचर में ये वाली जो स्पीशीज़ है वो भी ख़त्म हो जाए, तो इसके लिए हमें एक कोऑर्डिनेशन और एक हम सबको मिलकर इकट्ठे काम करने की ज़रूरत है। इसी के लिए अलायंस जो है बहुत ज़रूरी है। एक तो ये चीज़। दूसरा, हमने ये भी देख लिया कि अगर हम इन बात कर ही रहे हैं चीताज़ को लेकर आने की, तो टोटल हम लोग 20 लेकर आएंगे। 8 आएंगे आपके नामीबिया से जो आ चुके हैं, और 12 आएंगे आपके साउथ अफ्रीका से, ये अभी आने हैं। सारे के सारे कहाँ पर जाएंगे? कूनो पालपुर नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है जो टोटल 21 चीताज़ को एंटरटेन कर सकता है। तो उसमें हम 20 लेकर आएंगे ताकि होल इकोसिस्टम विल बी बैलेंस्ड। तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कहाँ से आए हैं, कहाँ पर आए हैं, कितने आए हैं और कितने आ चुके हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अपने को नोट करनी है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे हर पेमेंट डिजिटल मिशन।
हर पेमेंट डिजिटल मिशन जो है अभी रिसेंटली आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सिर्फ अर्बन एरियाज़ में ही नहीं बल्कि गांव वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ पर भी लोग गूगल पे, अमेज़ॉन पे, फ़ोन पे इन सब का यूज़ करें। क्योंकि अभी तो शहरों में हम लोग बहुत देखते हैं कि कैश रखना ही भूल गए हैं हम लोग, गूगल पे ही चलता है हर जगह, नेट एक बार डाउन हो जाए तो फिर पैसे की ट्रांजैक्शन भी नहीं होती। तो ऐसा ही जो एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है वो आए आपका गांव वाले एरिया में भी। तो इसमें आरबीआई की तरफ से ये बोला गया है कि टोटल 75 विलेजेस को अडॉप्ट किया जाएगा और उनको इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के पूरे साल में हम लोग बना देंगे डिजिटल फ्रेंडली, कि वहाँ के जो लोग हैं उनके पास मोबाइल फ़ोन्स हों, स्मार्टफोन्स हों, उनको ये ऐप डाउनलोड करनी आती हो, उनको अकाउंट लिंक करना आता हो, उनको पेमेंट करनी आती हो। तो ये सब सिखाएंगे जो आपके पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, जिसमें अमेज़ॉन पे आ गया, गूगल पे आ गया, फ़ोन पे आ गया एंड एक्सेट्रा। तो ये सब 75 विलेजेस को करेंगे एंटरटेन और उनको बनाएंगे डिजिटल पेमेंट इनेबल्ड। इनिशिएटिव किसका है? आरबीआई का है। कितने विलेजेस अडॉप्ट करेंगे? 75 करेंगे। कौन काम करेगा इनके ऊपर? पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स इन विलेजेस को अडॉप्ट करेंगे। और एक कब अनाउंस किया गया है? जब डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक चल रहा था इस मार्च वाले हफ्ते में, उस टाइम पर ये अनाउंस किया गया। तो आपको ये अवेयरनेस वीक का जो नाम है वो पता हो, इस दौरान हम लोगों ने क्या अनाउंस किया है वो पता हो, द इनिशिएटिव हर पेमेंट डिजिटल मिशन। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक HUID। अब पहली बात है HUID है क्या? HUID इज हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अभी ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स ने ये बोल दिया है कि आज के बाद कोई भी जो सोना, चांदी, ज्वेलरी जो है वो नहीं बिकेगी अगर वो हॉलमार्क सर्टिफाइड नहीं है, और वो अगर हॉलमार्क सर्टिफाइड है तो उसके पास ये 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक होने चाहिए, हम तभी मानेंगे। इसके अलावा जैसे पहले 4 डिजिट थे, अब 6 आए हैं, तो पहले 4 वालों पर भी हम काम चला रहे थे कि हाँ ये भी जो है प्योर हैं, लेकिन अब मैंडेटरली ये बोल दिया गया है कि जिस ज्वेलरी पे ये 6 डिजिट्स नहीं है हॉलमार्क्ड, फिर वो जो आपकी ज्वेलरी है ये नहीं बिक सकती। इसमें जैसे हम कहते हैं ना कि हर कोई ज्वेलरी में से हॉलमार्क होता है, ये तो BIS का लोगो होता है, ये प्योरिटी ऑफ गोल्ड होता है कि ये कौन सी कितने कैरेट का है, 18 कैरेट का है या 24 कैरेट का है, और यहाँ पर लिखी होती है ये HUID विच इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक, मतलब अल्फ़ाबेट्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, हर किसी के लिए अलग अलग होती है ये। और आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि जो HUID ये सही लिखी हुई है, गलत लिखी हुई है। BIS की केयर ऐप आती है, तो उस पर आप नंबर डाल सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कौन सी ज्वेलरी सही है, कौन सी ज्वेलरी फेक है। तो ये सभी जो सुविधाएं हैं अब दे दी गई हैं। तो अभी न्यूज़ में क्या चीज़ है कि उन्होंने जो भी ज्वेलरी विदाउट 6 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक हॉलमार्क HUID से है वो नहीं बिकेगी 31 मार्च 2023 से आगे। अभी तक आप बेच सकते हैं लेकिन उसके बाद आप नहीं बेच सकते। और लेकिन जो लोगों के पास पहले से ज्वेलरीज हैं उनको अब दोबारा से उनको कुछ नहीं करना है कि वो दोबारा से उनको दें फिर वो हॉलमार्क्ड होकर आए, ऐसा कुछ नहीं है। जो उनके पास है पहले से वो एज इट इज़ वैलिड रहेगी। ये नए वालों की हम बात कर रहे हैं। तो ये HUID क्या है ये पता हो हमें। और इसमें हमने ये भी देख लिया कि 4 डिजिट वाली भी हम लोगों ने अलाउ कर दी थी अदर देन 6, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 6 हॉलमार्क डिजिट जो है वही अलाउड होंगे। और ये अगर हमें देखें तो हम लोगों ने 2000 साल में ही, ये 2000 में ही ये जो स्कीम है ना हॉलमार्किंग की, कि हम लोग जो भी सोना चांदी बेच रहे हैं वो प्योर हो और इसका डेटा भी हमारे पास हो, कितने लोग ज्वेलरी खरीद रहे हैं, कितने लोग ज्वेलरी नहीं खरीद रहे हैं, क्या ट्रेंड है पूरा सोसाइटी में। तो उसको पता लगाने के लिए भी हम लोगों ने गोल्ड और सिल्वर के लिए जो ये हॉलमार्किंग स्कीम है ईयर 2000 से ही हम लोगों ने शुरू कर दी थी। और 23 जून 2021 तक हम लोगों ने इसको मैंडेटोरली बना दिया गया था कि मैंडेटरी है आपके लिए कि एवरी ज्वेलरी शुड बी हॉलमार्क्ड। पहले सिर्फ हम लोग कागज़ों में से बातें कर रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, बट इसके बाद जून 2021 से अब ये पूरा मैंडेटरी है। और अब मैंडेटरी के साथ साथ 6 डिजिट वाला भी मैंडेटरी कर दिया जाएगा 31 मार्च से आगे। तो ये ध्यान रखेंगे, हल्का सा इम्पॉर्टेंट है। और ये चीज़ फिर हम बात करेंगे कि जब मैं बता रही थी आपको कि BIS की केयर ऐप है जिसमें वेरीफाई HUID हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है उसको भी आप एंटर करके ये पता लगा सकते हैं कि ये ज्वेलरी असली है या नकली है, कि क्या ये जो हॉलमार्क वाला निशान है वो भी नकली है क्या।
क्योंकि जुगाड़ बहुत चलते हैं कि क्या पता किसी ने ऐसे एज इट इज़ ये अपने मन से ही ये बना दिया और डिजिट। तो अगर आपको वेरीफाई भी करना तो आप यहाँ जाकर कर सकते हैं। तो ये हल्का सा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप हॉलमार्क ज्वेलरी लेते हैं तो इट मेक्स दी ज्वेलरी ट्रेसेबल। अगर ये चोरी भी हो जाती है तो पता लगता रहता है कि जो ये पूरी ज्वेलरी है वो कहाँ पर है, तो उसको पकड़ने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है इफ़ इट हैज़ HUID। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि किस लिए न्यूज़ में था, बेसिक बैकग्राउंड क्या है, ये पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड NGO डे। वर्ल्ड NGO डे हम लोग मनाते हैं हर साल 27 फरवरी को। ये उन करंट अफेयर्स में रह गया था तो यहाँ मैं कवर करवा रही हूँ। तो 27 फेब इज़ नोन एज वर्ल्ड NGO डे। NGO आप लोगों को पता ही है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। दे एक्ट एज द ब्रिज बिटवीन सिटीजन एंड बिटवीन द स्टेट। जो सिटीजन्स स्टेट से चीज़ें चाहते हैं, अगर वो उनको प्रोवाइड नहीं कर पाते तो NGOs हैं जो उसके हिसाब से काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि स्टेट से लोग चाहते हैं कि उन्हें फ्री एजुकेशन मिले, अगर स्टेट वो प्रोवाइड नहीं कर पाता है तो NGO उनके बिहाफ पे काम करते हैं कि हमने स्कूल खोले हुए हैं कि फ्री में आप यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। तो NGOs एक्ट्स एज दी ब्रिज। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट आप कह लो कि सिग्निफिकेंस है। चाहे वो सारे सोशल सिक्योरिटी के सारे इनिशिएटिव्स हों, चाइल्ड मैरिजेस रोकनी हो, फीमेल फिटिसाइड रोकनी हो, अवेयरनेस फैलानी हो किसी भी टॉपिक के लिए, किसी भी इशू के लिए, तो उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा हम NGOs की हेल्प ले सकते हैं। तो इसीलिए इनकी पूरी इस पूरे योगदान को सेलिब्रेट करने के लिए हम हर साल 27 फेब को मनाते हैं वर्ल्ड NGO डे। और थीम रहती है ये, हाँ NGOs ने काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को बचाया है, उनको प्रमोट किया है ह्यूमन राइट्स को, और साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक भी काम किया है। इन्वायरमेंट भी बचाए हैं, लोगों को इकोनॉमिक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करी हैं। तो बहुत सारे एरियाज़ में जाकर NGOs ने काम किया है, दैट इज़ इट्स सिग्निफिकेंस। तो इम्पॉर्टेंट है 27 फेब इज़ नोन एज वर्ल्ड NGO डे। और 2014 से इसको हम लोग मना रहे हैं एज ए इंटरनेशनल डे। तो UN के द्वारा भी रिकॉग्नाइज्ड है, तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। UN रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड NGO डे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड का सबसे पहला फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर। देखिए जो आपको दिख रहा है ये सब चीज़ें बैम्बू से बनी हुई हैं। तो ये पहला ऐसा 200 मीटर का क्रैश बैरियर बनाया गया है जो महाराष्ट्र में अभी इनॉग्रेट किया गया है इन चंद्रपुर एंड यवतमल डिस्ट्रिक्ट। इन दोनों को जो कनेक्ट करने के लिए हाईवे जाता है महाराष्ट्र में, वहाँ पर ये बनाया गया है। तो ये वर्ल्ड का पहला है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप स्टेट याद रखेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। इट इज़ नोन एज प्यार से बाहुबली। तो बाहुबली कह लीजिए, बाहुबली कह लीजिए, एक ही बात है बस पता हो कि अगर एग्जाम में लिखा होगा तो याद रह जाएगा। वैसे हम इसको बाहुबली याद रखेंगे तो हम बेहतर रह जाएंगे। तो ये बाहुबली के नाम से जानते हैं। और इंडियन रोड कांग्रेस ने भी इसको पूरा फर्स्ट क्लास, मतलब उसको सही ठहराया है कि इन्होंने फायर टेस्टिंग को भी सही तरीके से पार कर लिया है और जो सेफ्टी है उसको भी सही तरीके से पार कर लिया है। तो इट हैज़ रेटेड एज क्लास 1। ये इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इंडियन रोड कांग्रेस की बात करें तो ये पूरे इंडिया का सबसे एपेक्स बॉडी है ऑफ हाईवे इंजीनियर्स। जो भी लोग इंजीनियर्स हैं, हाईवे में काम करते रहते हैं, उनके द्वारा ये बोला गया है कि हाँ ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है क्रैश बैरियर का वो सही है। तो इसकी वजह से जो IRC है वो भी न्यूज़ में रहता है। 1934 में इसको हम लोगों ने सेटअप किया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जयकर कमेटी। 1927 में एक कमेटी बिठाई गई थी कि क्या एक्चुअल में रोड डेवलपमेंट इंडिया में कैसा होना चाहिए, कितने लेवल का होना चाहिए, कौन कौन सी रोड्स हमें बनानी है, कहाँ पर बनानी है, कौन सी मोर इम्पॉर्टेंट है, कौन सी लेस इम्पॉर्टेंट है। तो वो सब का जो पूरा रिपोर्ट थी वो तैयार की गई थी एंड दैट रिपोर्ट इज़ नोन एज जयकर रिपोर्ट। उसी रिपोर्ट में बोला गया था कि इंडियन रोड कांग्रेस भी होनी चाहिए ताकि पूरा का पूरा रोड डेवलपमेंट पे सिक्योरिटी का, सेफ्टी का, इंजीनियरिंग का, सबका हम जो प्रमोशन है वो बहुत अच्छे से कर सकें। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे बाल मित्र दिवस। बाल मित्र दिवस जो है अभी मनाया गया है क्योंकि फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया PMBI जो है, इन्होंने पूरे हफ्ते का एक पूरा अवेयरनेस वीक रखा है जिसमें इन्होंने लोगों को जन औषधि के बारे में बताया है। जन औषधि होती हैं जेनेरिक ड्रग्स। जेनेरिक ड्रग्स का मतलब होता है एक है आपकी ब्रांडेड ड्रग्स
जो कंपनीज बनाती हैं और उनके पास लाइसेंस है वो बनाने का, लेकिन एक ऐसी ड्रग जिसको जो कोई कंपनी बनाती थी, उस कंपनी को वो चीज़ बनाते हुए 10 साल 20 साल हो गए, उनके पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस उनका ख़त्म हो चुका है। तो अब उस ड्रग का जो फॉर्मूला है वो बाकियों के साथ भी शेयर कर दिया जाता है और बहुत बड़े लेवल पर फिर ड्रग्स बननी शुरू हो जाती है। दवाइयों की हम जो बात कर रहे हैं, तो होता क्या है उसमें कि जो कंपनी अभी बना रही है उसने बहुत सारे पैसे नहीं लगाए हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इसीलिए उसके जो दाम हैं दवाइयों के वो कम हो जाते हैं। तो वो दवाइयाँ जो कोई कंपनी बना रही है, लेकिन वो तब बना रही है जब पहले वाली कंपनी का लाइसेंस ख़त्म हो चुका है और वो फार्मूला बनाने का सभी और कंपनीज़ को भी दे दिया जा चुका है। तो जो बाकी कंपनीज़ जो भी बना रही हैं उनके कोई पैसे रिसर्च में नहीं लगे, कोई पैसे पहले नहीं लगे, तो वो कम दामों पर दवाइयों को बेचती हैं। तो उन्हें हम कहते हैं जन औषधि। तो ये जन औषधि जो है ये आपको जन औषधि केंद्र पर मिलती हैं, या आपको हर जगह मिल जाते हैं, शहरों में मिल जाते हैं, गाँवों में मिल जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर मिल जाते हैं। तो वो सारी जो चीज़ें हैं ये इम्पॉर्टेंट है, और इसी को मनाने के लिए, जन औषधि दिवस को मनाने के लिए ये जो पूरा कैंपेन है वो चलाया गया था, ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, इसी में दौरान बाल मित्र दिवस भी जो है बनाया गया, ताकि कि जो चिल्ड्रन हैं उन तक भी हम लोग ये चीज़ें पहुंचा सकें, क्योंकि आगे आने वाले जो ये बच्चे हैं ये फ्यूचर ऑफ इंडिया हैं। तो सिर्फ लोगों को ही नहीं, बड़े लोगों को ही नहीं, बल्कि छोटे बच्चों को भी हमें चीज़ें सिखानी हैं, और ये आपका एक्चुअल इनिशिएटिव्स हैं। इसलिए बाल मित्र दिवस बनाया गया था PMBI के थ्रू ऑन द ओकेजन ऑफ 5th जन औषधि दिवस। आपके लिए होमवर्क भी है कि पता करके लेकर आना है कि जन औषधि दिवस जो है हम कब मनाते हैं, 30 जनवरी को, 31 जनवरी को, फरवरी में, या कब मनाते हैं हम लोग। तो ये भी होमवर्क है आपके लिए। अभी रिसेंटली इसको मनाने लगे हैं हम लोग, तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है। अगर हम बात करें जन औषधि की, तो इस पूरी जन औषधि के बारे में लोगों तक चीज़ें पहुंचाने के लिए, जन औषधि इसको ज़्यादा और प्रमोट करने के लिए कि लोग और कंपनीज आएँ विदाउट डूइंग द रिसर्च, जो बाकी रिसर्च पहले कर रखी है किसी कंपनी ने, उसका फॉर्मूला आपको दे दिया जाएगा, तो आप अपनी जो कंपनी शुरू कर लीजिएगा, ड्रग्स बना लीजिएगा। तो वो सारी जो चीज़ें हैं ये शुरू की गई थी इन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ये परियोजना शुरू की गई थी 2008 में, जिसको हम जन औषधि कैंपेन कहते थे उस टाइम पे। लेकिन 2015-16 में इसको हम लोगों ने पूरा सही तरीके से एक रूप दिया और हमने इसको बोलना शुरू किया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। और ये है आपका अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र। मिनिस्ट्री तो ये है, लेकिन मिनिस्ट्री किसी से काम भी तो करवाएगी। तो मिनिस्ट्री काम करवाती है इससे BPPI, ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया। ये इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ द इम्प्लीमेंटेशनल एजेंसी ऑफ PM BJP। तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी पता हो, इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री पता हो, कब शुरू हुई थी ये पता हो, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है ये पता हो, और क्या हम इसे अचीव करना चाहते हैं, उन सब के बारे में हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और जो ये पूरा का पूरा है कि बाल मित्र दिवस कब मनाया है, किसने मनाया है, वो अलग है। यहाँ पर PMBI है, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, ये मना रहे हैं पूरा कैंपेन। तो उसके में ही बाल मित्र दिवस भी मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे INS त्रिकंड की। INS त्रिकंड जो है एक तरीके का फ्रिगेट है। फ्रिगेट का मतलब होता है एक ऐसी शिप जो काफ़ी ज़्यादा बार हम लोग ऐसे सीज़ में यूज़ करते हैं जो छोटे सीज़ हैं, और जब कभी भी वॉर होता है, सर्वेलेंस वगैरह होती है, तब भी इनको हम यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव वेरी 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 हाई मनूवरेबिलिटी। बहुत तेज़ी से घूम सकते हैं, बहुत देर नहीं लगाते हैं घूमने में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इनके लिए अच्छी रहती हैं। तो INS त्रिकंड इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि ये अभी इंटरनेशनल मैरिटाइम एक्सरसाइज चल रही है जिसका नाम है कटलेस एक्सप्रेस। ये अभी गल्फ रीजन में होनी है, मतलब हो रही थी पहले, 26 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक ये होनी थी। अब तो हम आगे निकल चुके हैं उससे, लेकिन ये होनी थी इसमें, और तो ये हुई भी है। तो आपको पता हो कि जो एक्सरसाइज है वो किन 2 कंट्रीज़ के बीच में है। तो आंसर इज़ नथिंग। आंसर इसका ये है क्योंकि ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है आपकी। इट इज़ दी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। इसमें सॉरी,
इसमें सिर्फ 2 कंट्रीज़ ही नहीं बल्कि जो सारी और कंट्रीज़ हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम ऐसे ही हर किसी के लिए याद करेंगे तो फिर हम कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। आपको बस पता हो कि कटलेस एक्सप्रेस 2023 के नाम से कोई एक्सरसाइज है जो गल्फ रीजन में होनी है, इंडिया पार्ट रहेगा उसका, और पार्ट रहने के साथ साथ जो आईएनएस त्रिकंड है वो वहाँ पर यूज़ किया जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है। बस लोकेशन, नाम, कौन सी शिप जाएगी और क्या इसका सिग्निफिकेंस है। अगेन सिग्निफिकेंस ऑफ मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज कि सभी कंट्रीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़े, कम्युनिकेशन बढ़े, रिसर्च एक्टिविटीज़ बढ़े रिगार्डिंग द डिफेंस, जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं डिज़ास्टर को ख़त्म करने वाली वो बढ़ें। तो वो सब जो चीज़ें हैं हम सारे एक्सरसाइजेज में प्रमोट करते हैं या फॉलो अप लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी रिसेंटली कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्लोबल इंटेलिजेंस चीफ्स हुई है। ये इंडिया ने सेकेंड टाइम ये कॉन्फ्रेंस रखवाई है और ये मार्च 1 को रखी गई थी मीटिंग। इसमें सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के जो चीफ हैं उनको बुलाया गया था, ताकि पूरा वर्ल्ड जो है वो सिक्योर रहे, सेफ रहे। इंटेलिजेंस जो है आपकी किस कंट्री की अच्छी है, किस कंट्री की अच्छी नहीं है, उसको प्रमोट किया जाए। तो वो सब चीज़ें जो है इसमें बोली गई थी और इसमें 26 कंट्रीज़ के जो इंटेलिजेंस चीफ थे उनको बुलाया गया था। ये सेकेंड मीटिंग थी। जो फर्स्ट मीटिंग थी वो इंडिया ने रखवाई थी 2022 में ही, अप्रैल 2022 में, और रैसीना डायलॉग के ये बिल्कुल पहले हुई थी। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग रैसीना डायलॉग के बारे में, बस अभी नेक्स्ट स्लाइड में ही। अभी अगर हम सिर्फ इसकी बात करते हैं कॉन्फ्रेंस की, तो ये एड्रेस किया गया था बाय पीएम ऑफ इंडिया एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, क्योंकि इंटेलिजेंस चीफ है ना, तो सारे के सारे सिक्योरिटी एडवाइज़र्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये सब भी इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पर बैठे हुए थे। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज कौन करता है, कोई ना कोई तो ऑर्गेनाइज़र होगा ही इसका। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो ऑर्गेनाइज करती है इसे, उसका नाम है कंट्री की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसका नाम है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एंड द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट NCSS, जो अपनी रिपोर्ट्स भेजता है टू NSA। ये ध्यान रखेंगे, रॉ और NCSS के द्वारा हर साल हम लोग एक इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस रखवाते हैं, जिसमें हम सारे इंटेलिजेंस चीफ्स को बुलाते हैं और हम ये डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से डेटा जो है हम शेयर कर सकते हैं। कोई अगर टेररिस्ट आपकी कंट्री में है तो आप कैसा अप्रोच अपनाते हैं उसको पकड़ने के लिए। एक कम्युनिकेशन बना रहता है, एक ट्रस्ट बना रहता है एक दूसरे के ऊपर। तो उन सबको ही आगे लेकर जाने के लिए, ट्रस्ट को और बढ़ाने के लिए हर साल हम लोग ये मीटिंग करवाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही ऑर्गेनाइज़र हम लोगों ने देख लिया कि कौन ऑर्गेनाइज करता है इसे। और दूसरा अगर हम बात करें, व्हाट डू वी मीन बाय रैसीना डायलॉग। रैसीना डायलॉग जो है ये इंडिया का काफ़ी अच्छा प्रीमियर और आप कह लो कि इनिशिएटिव है रिगार्डिंग दी जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। इसमें हम क्या करते हैं, हर एक कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाते हैं और डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर दी मेजर जियो पोलिटिकल इशूज़, व्हाट आर दी मेजर जियो इकोनॉमिक इशूज़ एंड हाउ कैन वी डील विद देम। तो उन सब के बारे में डिस्कस करने के लिए रैसीना डायलॉग जो है हर साल हम लोग रखते हैं। ऑर्गेनाइज कौन करवाता है इसे, जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटेलिजेंस चीफ को तो करवाते हैं ऑर्गेनाइज रॉ और NCSS वाले, इसको करवाते हैं ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, अ काइंड ऑफ एन NGO एंड यस इन द पार्टनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और हर बार इसकी थीम अलग होती है, थीम पर क्वेश्चन आता है कई बार। थीम होती है इसकी प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। कि इतने सब के बावजूद भी, इतने सारे प्रोवोकेशंस के बाद कि कोई एक कंट्री दूसरे को प्रोवोक कर रही है वॉर के लिए, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे पर कंट्रीज़ को, टर्बुलेंस है कि एक्चुअली वॉर चल रहे हैं कहीं ना कहीं, चीज़ें बहुत अनसर्टेन है कि आज कोई कंट्री आगे है, कल कोई और कंट्री आगे होगा। तो इन सब के बीच में भी हम कैसे अपने आप को सही और सुरक्षित महसूस करवा सकते हैं, उसके बारे में पूरा का पूरा जो चर्चा है वो की गई थी। तो ध्यान रखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटेलिजेंस चीफ्स और रैसीना डायलॉग के बीच में, तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। देखो ये बेसिकली क्या है, नाम से ही क्लैरिटी है कि एक ऐसा सम्मान है, एक ऐसा अवार्ड है
जो कि उन औरतों को मिलेगा जिन्होंने वाटर कंजर्वेशन में, वाटर प्रिजर्वेशन में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन निभाया है। तो ये जो इनिशिएटिव है जहाँ पर हम वुमेन को ऑनर कर रहे हैं, वुमेन को अवार्ड दे रहे हैं, दैट इज़ सेलिब्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो ये ध्यान रखेंगे। और साथ में इसी इवेंट के साथ में, जैसे इसमें सिर्फ मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है एंड यस ऑब्जेक्टिव भी, तो हमने दोनों ही देख लिए। इसके साथ ही एक नया इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है कैच द रेन इनिशिएटिव। ये इंपॉर्टेंट है। अगेन वही जल शक्ति अभियान मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ही लॉन्च किया था। इसी जल शक्ति अभियान के अंदर हम लोग लॉन्च कर रहे हैं कैच द रेन कैंपेन। इसके नाम से ही क्लियर है, कैच द रेन कैंपेन, कि कहीं पर भी कोई भी बारिश हो, आपने उस पानी को कर लेना है कंजर्व और उसको आपने रेन वाटर की उसमें आपने रेन वाटर की हार्वेस्टिंग करनी है और उस पानी को फिर कहीं ना कहीं दोबारा यूज़ कर लेना है। यही हमारा मकसद रहता है पानी को प्रिजर्व करके रखने का। इसका अगर हम कैंपेन की बात करें तो थीम क्या है इसकी, सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर, कि हम इसको एक तरीके से पीने के पानी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ऑब्वियसली आफ्टर ट्रीटमेंट, बट येस थीम तो हमारी यही रहेगी, मकसद तो हमारा यही ही है कि हमें अपनी जो डिमांड्स हैं, अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा करने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स को लॉन्च करना है। थीम पता है हमें। टैगलाइन क्या है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। टैगलाइन पर क्वेश्चन आता है, किसी भी स्टेट का टूरिज्म वाला टैगलाइन, किसी भी कैंपेन का टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आप याद रखेंगे। और अगेन इसके लिए कौन सी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल वाटर मिशन। ये एक बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर काम करती है और सारा का सारा ये जो कैंपेन है देखा जाएगा बाय दिस नेशनल वाटर कमीशन के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। तो जो भी आपके ये सम्मान थे, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, ये आपको पता हो। कैच द रेन कैंपेन की थीम, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसको मनाने के लिए और इसकी टैगलाइन क्या है, ये सब हमारे लिए ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ILO यूनिसेफ। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ की तरफ से एक रिपोर्ट निकाली गई है जिसका नाम है मोर देन अ बिलियन रीजंस द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन। कि बेसिकली क्या है ना कि बहुत ज़्यादा अगर हम कंपेयर करें एक तो बड़े लोगों को और छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे ज़्यादा वल्नरेबल हैं पॉवर्टी को लेकर, एक्सक्लूजन को लेकर, डिप्रेशन को लेकर। तो इसीलिए हमें ज़्यादा काम हमें किसके लिए करना है, चिल्ड्रन के लिए करना है, ताकि हम उन्हें सोशल प्रोटेक्शन दे पाएँ। क्योंकि अभी 5 में से 1 बच्चा ऐसा है जिसको हम लोग सोशली प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आपको इस रिपोर्ट का हाईलाइट जो क्रक्स है ना वो बताया है मैंने कि चिल्ड्रन के लिए और भी ज़्यादा काम करने की हमें ज़रूरत है। ये रिपोर्ट निकाली किसने है ये ज़रूरी है, और बेसिकली इस रिपोर्ट का नाम क्या है ये ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड हियरिंग डे। वर्ल्ड हियरिंग डे हम मनाते हैं 3 मार्च को, ताकि हम लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचा सकें कि किस तरीके से आप रोक सकते हैं हियरिंग लॉस को होने से। हम बच्चों को बता सकते हैं कि ज़्यादा टाइम अगर आप ईयरफोन्स कानों में यूज़ कर रहे हैं तो उससे हियरिंग लॉस हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा जो है हमेशा इसकी आदत नहीं लगानी है। तो इसकी रीजंस क्या है ऐसे होने के, क्योंकि बच्चे क्या है ना कि बच्चे समझते हैं कि क्यों, तो उस क्यों का जो रीज़न है, क्यों का जो आंसर है, ये आपको देना है वर्ल्ड हियरिंग डे पर उनको ले जाकर। तो आपको सभी कारणों का पता लगता है उस टाइम पर। लेकिन अगर हम पेपर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हम हर 3 मार्च को ये जो डे है मनाते हैं। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है, अगेन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ का ही पार्ट है हियरिंग लॉस भी। एंड थीम फॉर दिस ईयर इज ईयर एंड हियरिंग केयर फॉर ऑल। कि जो जैसे आपकी बॉडी में आपकी ये आईज़ हैं, आँखें हैं, वैसे ही ईयर्स का भी ध्यान आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो ईयर्स पर हम मैक्सिमम ध्यान नहीं दे पाते हैं इतना, लेकिन अल्टीमेटली ये फिर हियरिंग लॉस में ही हमें रिजल्ट करता है। तो उस तक हम ना पहुँचे, स्टेज तक हम ना पहुँचे, पहले ही हम चीज़ों को प्रिवेंट करके रखें। तो इसीलिए हम अवेयरनेस क्रिएट करवाते हैं विद इन सोसाइटी। तो ये हम कब करते हैं, मैक्सिमम 3 मार्च को। ये ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे धारा है एक इनिशिएटिव जिसको हो गया है 1 साल। धारा इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा चलाया गया था।
और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें ये बोला गया था कि जितने भी इंडिया के इंडियन नॉलेज सिस्टम हैं उनको हम थोड़ा सा और ज़्यादा करेंगे प्रमोट। इसमें कौन कौन से सिस्टम्स हैं आपके? आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सब हैं आपके इंडिया के नॉलेज सिस्टम्स, ये हैं। साथ में हम बात करते हैं जो आपके ये सारे जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, इन सब के दर्शन शास्त्र जो हैं भारत के, उनको भी हम आगे लेकर आने की बात करते हैं। हम यजुर्वेद, हम धनुर्वेद, हम शिल्प वेद, इन सब को लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करते हैं कि हमारा जो इतिहास है वो कितना पुराना है। हम लोग म्यूज़िक, डांस, बो एंड एरर वाली जो पूरी एक कला है, ये हम बहुत पहले से सीखते हुए आए हैं, तो ये बहुत कोई नई चीज़ नहीं है और ये इंडियंस को और भी ज़्यादा खास बनाती है बाकी देशों के मुकाबले। तो इसके रिगार्डिंग 1 साल हो चुका है इस इनिशिएटिव को मनाते हुए हमें कि हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, कि मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाएं कि इंडिया का नॉलेज सिस्टम जो है वो कैसा है और वो कैसे आपको रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में काम आ सकता है। तो वो जो है हम लोग कर रहे हैं थ्रू दिस धारा इनिशिएटिव। और ये जो आपका इंडियन नॉलेज सिस्टम है, इट इज़ द डिवीजन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये भी ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस पूरे इवेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यू कैन से दैट इट इज़ द ऑर्गेनाइजर ऑफ वेरियस अवेयरनेस कैंपेन्स। और मेनली यहाँ पर हम अवेयरनेस की ही बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की ही बात कर रहे हैं। तो आपको पता हो कि इनिशिएटिव क्या है, किसके रिगार्डिंग है, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, एंड विच वन इज़ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। तो इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इंडियन नॉलेज सिस्टम डिवीजन। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स। इंडेक्स ये बताता है कि किसी भी देश में कोई भी जो ऐसा व्यक्ति है जो रिसर्च करना चाहता है तो वो रिसर्च अपनी मर्जी से करे, उसके ऊपर सरकार का प्रेशर ग्रुप्स का प्रेशर कुछ ना हो, उसके पास ये फ्रीडम हो दैट आई वांट टू स्टडी दिस टॉपिक, तो वो कर सके। इस चीज़ को ही मेजर करने के लिए ये जो इंडेक्स है ये निकाला गया है, जिसका नाम है एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स। और अगर हम बात करें इसमें जो रैंक दिए गए हैं वो 0 to 1 दिए गए हैं, डिपेंडिंग अपॉन दीज इंडिकेटर्स, कि फ्रीडम टू रिसर्च एंड टीच, कि आप कैसे रिसर्च करना चाहते हैं, क्या पढ़ाना चाहते हैं, इसके बारे में फर्स्ट पैरामीटर है। सेकेंड है फ्रीडम ऑफ एकेडमिक एक्सचेंज एंड डिसेमिनेशन, कि आपको जो चीज़ें पता है क्या आप और लोगों तक पहुंचा सकते हैं, बच्चों तक आप पहुंचा सकते हैं, क्या आपके पास वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड है। सेकेंड, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटीज़, कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने हिसाब से सिलेबस बनाएं, अपने हिसाब से बच्चों को सिखाएं, उनके ऊपर कोई ऐसा रेगुलेशन ना हो कि हम जो बोल रहे हैं वही आपको करना है। तो कितना वो ऑटोनॉमी है उसके बारे में है थर्ड पैरामीटर। कैंपस इंटेग्रिटी, पूरा जो कैंपस है वो किस तरीके से अपने आप को बनाए रखता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पैसे हैं वो खुद ही कलेक्ट कर लेता है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी उसकी बाकी चीज़ों पर नहीं है, किसी और मिनिस्ट्री के ऊपर नहीं है, किसी NGO के ऊपर नहीं है फॉर दी फंडिंग, ये सब के फोर्थ पैरामीटर। एंड लास्ट इज़ द फ्रीडम ऑफ एकेडमिक एंड कल्चरल एक्सप्रेशन, कि आपको जो भी चीज़ें बोलनी हैं क्या आप वो बोल पाते हैं, क्या आप जो कुछ इवेंट्स रखवा रहे हैं वहाँ पर पुलिस आ जाती है या पॉलिटिकल व्यक्ति आ जाते हैं, तो वो जो एक्सप्रेशन है आपका, क्या वो उसके लिए आप एलिजिबल हैं या फिर आप वो कर सकते हैं। तो ये 5 पैरामीटर्स पर हम ये मापते हैं कि किसी भी देश में कितना ज़्यादा एकेडमिक फ्रीडम है। और अगर हम बात करें 0 to 1 के स्कोर की, 1 मतलब हाईएस्ट, 0 मतलब लोएस्ट, इसमें हम बात करेंगे इंडिया की। इंडिया के पास 0.38 स्कोर है, जबकि पाकिस्तान के पास है 0.43 एंड USA हैज़ 0.79। तो जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा चाइना का जो है दैट इज़ 0.07, 0.07 बहुत ही कम। इंडिया चाइना से बहुत आगे है, पाकिस्तान से पीछे है। तो दैट इज़ द हाईलाइट ऑफ द रिपोर्ट, हाईलाइट ऑफ द इंडेक्स के बारे में पैरामीटर्स पता हो, आपको रैंक पता हो, आपको ये जो वैल्यूज़ हैं वो पता हो। और साथ में ये बोला गया है कि ये 5 कंट्रीज़ ना, गैम्बिया, उज़्बेकिस्तान, सेशल्स, कज़ाकिस्तान, मोंटेनिग्रो, इन सभी 5 कंट्रीज़ ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग अपनी बातों को दूसरों के सामने रख पाते हैं। तो वो सारी जो बातें हैं वो आ जाती हैं आपके इस इंडेक्स में।
ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की गई रिपोर्ट जिसका नाम है विमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023। ये रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया में या बाकी और किसी कंट्री में कैसे लॉज हैं, कैसे रूल्स हैं, कैसे रेगुलेशंस हैं जो विमेन को आगे बढ़ने के लिए प्रमोट करते हैं या प्रोहिबिट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 8 पैरामीटर्स की बात की गई है, जिसमें पहला है मोबिलिटी, कि क्या विमेन को मोबिलिटी का अधिकार है, कि चाहे अगर कोई जॉब किसी और सिटी में जाकर मिल रही है तो क्या वो जा पाती हैं, उनकी प्रायोरिटी ये है क्या। इसके बारे में बताते हैं वर्क प्लेस कि जो सारे वर्क प्लेस वाले लॉज हैं वो वुमेन के काम करने को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, कि क्या कि हर किसी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है जो खास करके सेक्सुअल हैरेसमेंट को देखती है वर्क प्लेस पर, वो सारे लॉज। फिर है पे कि और सारे मेजर्स, कि क्या हम सही तरीके से वुमेन को भी उतने ही पैसे दे रहे हैं जितने हम मेन को दे रहे हैं, ये 3rd पैरामीटर है। 4th है मैरिज, कि लीगल कंस्ट्रेंट्स क्या है मैरिज के रिगार्डिंग जो वुमेन को काम करने से रोकता है। जैसे कई बार क्या है कि मैरिज के बाद जो वुमेन है वो सिटीज़ अपनी चेंज कर लेती है, तो बहुत ज़्यादा काम के जो सारे एवेन्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो वो कैसे विमेन के काम करने के तरीके को इम्पैक्ट कर रही है, वो 4th पैरामीटर है। सेम फॉर पेरेंटहुड, कि जो वो लॉज जो कि विमेन को आफ्टर मैरिज, आफ्टर जो पेरेंटहुड है वो काम करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करती है। जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है, तो ये भी एक तरीके का लॉ ही है। तो इंडिया में क्या कोई ऐसे लॉज हैं प्राइवेट के लिए, बाकी और सेक्टर्स के लिए, कि जहाँ पर विमेन मदर बनने के बाद भी सही ढंग से दोबारा काम पर आ सकती है कि नहीं आ सकती है। ये पैरामीटर है। एंटरप्रेन्योरशिप, कि कैसे विमेन और ज़्यादा स्टार्टअप्स में एंटर कर सकती है, लेकिन बिकॉज ऑफ मेनी लॉज कि उनके नाम पर ज़मीनें नहीं होती हैं तो वो लोन नहीं ले सकती, उसके रिगार्डिंग लॉज कैसे हैं। नेक्स्ट फिर एसेट्स, कि उनके पास कितना ज़्यादा प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस में हिस्सा है, उसके रिगार्डिंग लॉज। एंड लास्ट पेंशन, कि कैसे क्या इंडिया में ऐसे लॉज बने हुए हैं कि जो विमेन है उनको पेंशन मिलेगी ही मिलेगी या मिलेगी ही नहीं मिलेगी, तो कैसे लॉज हैं। तो बेसिकली ये पूरे पैरामीटर्स हैं जिसमें हम डिफरेंट लॉज को लेकर हम ये बताते हैं कि विमेन जो है कितना अच्छे से काम कर सकती थी अगर ये लॉज होते तो वर्ल्ड बैंक ने बेसिकली सिर्फ इसी के बारे में बताया है कि क्या लॉज और रेगुलेशंस विमेन के काम करने के तरीकों को या फिर उनके पूरे लाइवलीहुड को कैसे इम्पैक्ट करते हैं नेगेटिवली और पॉजिटिवली, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें इंडिया का रैंक, इंडिया का जो स्कोर है 74.4 आउट ऑफ 100, मतलब जो पूरा वर्ल्ड है ग्लोबल एवरेज है 76.5 आउट ऑफ 100, मतलब 100 में से पूरे वर्ल्ड को हम 76.5 मार्क्स देते हैं, उससे इंडिया कम है। इंडिया के 74.4 हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये ध्यान रखेंगे। और ऐसी 14 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने परफेक्ट 100 का स्कोर लिया है, जिसमें आपके बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, द नीदरलैंड्स, यूएसए नहीं है, रशिया नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो ये 14 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे लॉज, काफ़ी अच्छे रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, जिसकी वजह से वुमेन अभी भी अच्छे से काम कर पा रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, बहुत ज़्यादा दिक्कतें जो है वो फेस नहीं कर पा रही हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। रिपोर्ट का नाम, रिपोर्ट किसने रिलीज़ करी है, पैरामीटर्स क्या हैं, इंडिया का रैंक क्या है, पूरे वर्ल्ड का एवरेज क्या है, ये ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे जापान के एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव की। जापान ने अभी इंडिया को भी इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करी है कि हम लोग अभी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से चले जाएं टुवर्ड्स द रिन्यूएबल एनर्जी, दैट इज़ नोन एज द एनर्जी ट्रांजिशन। जापान की तरफ से ये इनिशिएटिव लेकर आया गया था 2021 में, जो कि शुरुआत में ही आसियान के द्वारा सपोर्ट किया गया था। तो और सारे कि हमें एमिशंस रोकने हैं, हमें ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस को रोककर ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, क्लाइमेट चेंज बचाएंगे। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ में जापान ने इनिशिएटिव उतारा था, जिसमें आसियान इज़ इंक्लूडेड एंड नाउ इट ऑल्सो इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम चाहते क्या है, हम लोग मोर रिसर्च करें कि सोलर एनर्जी को हम और कैसे अच्छा बना सकते हैं, विंड मिल्स को हम कैसे कोस्टल एरियाज से दूर भी लगा सकते हैं, हम सीज़ में लगा सकते हैं विंड मिल्स,
इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, बायोगैस एनर्जी हो गया, इन सब को भी हमें हर एक इकोनॉमी के बास्केट में ऐड करना है। तो उसके लेकर जापान का इनिशिएटिव है, ध्यान रखेंगे। नाउ इंडिया इज वन ऑफ द पार्ट। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे पोर्टर प्राइज 2023। ये जो प्राइज है ये रिसेंटली दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को, क्योंकि ये प्राइज दिया जाता है उन माइकल ई पोर्टर जिनका, जो कि अवार्ड विनिंग इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने ये बोला कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी मिनिस्ट्री कैसे काम करती है इन स्ट्रेस कंडीशंस। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कोरोना के टाइम पर कितनी सारी अच्छी चीज़ों की पहल करी, कैसे कोरोना को कंट्रोल में किया, बहुत ज़्यादा लोगों को मरने नहीं दिया इन सारे इनिशिएटिव्स ने। तो उसके लिए, इनके पूरे एफर्ट्स को सेलिब्रेट करने के लिए दे हैव प्रोवाइडेड दी पोर्टर प्राइज। ये इंपॉर्टेंट है, किसके नाम पर है ये देख लिया हम लोगों ने, और ये कौन थे ये हम लोगों ने देख लिया, और किसको मिला है ये प्राइज वो देख लिया। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। हम हर साल 3 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इसी दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड हियरिंग डे भी, दोनों इकट्ठे याद कर सकते हैं इसे। हम 3 मार्च को इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमने इसी ही दिन 1973 में मार्क करी थी साइट्स कन्वेंशन, जिसका नाम है पूरा कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, कि जो भी स्पीशीज अभी थ्रेटेंड हैं कि एक्सटिंक्ट ये हो सकती हैं, उनमें आप कम से कम ट्रेड करें, मतलब प्रोहिबिट ही करें, ताकि बहुत ज़्यादा जो प्रेशर है उनके ऊपर ना आ सके। तो ये पूरी कन्वेंशन सभी ने साइन की है 1963 में, जिसको हम और वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, वॉशिंगटन कन्वेंशन। इंडिया इज ऑल्सो दी पार्ट एंड थीम फॉर दिस ईयर इज पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, कि अगर वाइल्ड लाइफ कंजर्व करनी है तो वी नीड पार्टनरशिप ऑफ ऑल। सिर्फ एक कंट्री के कुछ करने से कुछ नहीं होगा, सभी को इकट्ठे आना होगा और सभी को सेम एफर्ट्स इकट्ठे इंटेंसिटी से लगाने होंगे। साइट्स की अगर हम बात करें तो साइट्स में ना हम लोगों ने ये बोला है कि एक तो पहली बार इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, हेडक्वार्टर होगा यूएनईपी का हेडक्वार्टर। यूएनईपी का सेक्रेटरीट भी जो है यूएनईपी सेक्रेटरीट जिनीवा स्विट्जरलैंड में इनका हेडक्वार्टर है प्रॉपर। तो एक तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, आपका ये जो पूरा का पूरा इनिशिएटिव है, इसमें इंडिया की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, और साथ में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है, जो कि अगेन इस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, दीज आर द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज। क्योंकि यहाँ पर हमें रोकना क्या है, इलीगल ट्रेड हमें रोकना है। साइट्स की जो कन्वेंशन है वो स्पेशली ट्रेड और खास करके इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए है, दैट वी शुड प्रोहिबिट दी ट्रेड सो दैट इनकी जो प्रिजर्वेशन है वो हम कर सकें। इसीलिए साइट्स में 3 अपेंडिक्स रखे गए थे। अपेंडिक्स 1 जिसमें वो स्पीशीज जो थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन है, इनको नहीं बचाया गया तो ये खत्म हो जाएंगे। अपेंडिक्स 2 जो अभी थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन नहीं है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो फ्यूचर में दे मे बी थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन। और अपेंडिक्स 3 में वो लिस्ट में वो स्पीशीज़ हैं जो उन स्पीशीज़ को किसी एक कंट्री के कहने पर ऐड किया जाता है। इसमें सभी कंट्रीज़ नहीं है रिस्पॉन्सिबल इनको प्रिजर्व करने के, लेकिन अगर मुझे लगता है कि ये स्पीशीज़ मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा मिलती है, इसका बहुत इलीगल ट्रेड हो रहा है, तो सिर्फ मुझे लग रहा है कि इसको अपेंडिक्स 3 में आ जाना चाहिए, क्योंकि फिर मुझे इसका इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए डिफरेंट रूल्स एंड लॉज बनाने पड़ेंगे। तो अपेंडिक्स 3 में कोई भी स्पीशीज़ अगर आती है तो वो किसी एक जो कंट्री के कहने पर आती है और उस कंट्री से ट्रेड जो है वो प्रोहिबिट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने बोला तो इंडिया से ट्रेड प्रोहिबिट हो गया, बट सेम स्पीशी का ट्रेड जापान और चाइना कर सकते हैं आपस में, इंडिया की वो स्पीशी नहीं होगी। दैट इज अपेंडिक्स 3। तो ये हमें क्लियर है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, साइट्स का, ये किसके अंडर काम करती है, यूएनईपी के अंडर काम करती है, लीगली बाइंडिंग है, 1973 में आई थी, कितने अपेंडिक्स हैं इसके, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाते हैं, थीम क्या है, क्यों मनाते हैं, ये भी देख लिया। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्नामेंटल फिश एक्वाकल्चर। अभी रिसेंटली नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स जो है, जो कि आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर आता है, क्योंकि उसका काम ही क्या है, रिसर्च। एक ऐसी बॉडी है जो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करने का काम करती है, उसके अंडर ये बॉडी है, जिसने अभी ये सोचा है कि लक्षद्वीप के बहुत सारे फार्मर्स को हम लोग हेल्प करेंगे फॉर दी ऑर्नामेंटल फिशेस की कल्टीवेशन।
जिससे कि उनका रेवेन्यू बढ़ता है, जिससे कि उनका एक मार्केट में बेस बढ़ता है। तो वो सारे जो काम है वो NBFGR के थ्रू करवाए जाएंगे, खास करके इन लक्षद्वीप आइलैंड। ये इम्पोर्टेंट है, तो बस पता हो हल्का सा। अगर हम इस बॉडी की बात करें NBFGR की, तो ये आपका आया था 1983 में, जिसका हेडक्वार्टर है इलाहाबाद में। अगेन किसके अंडर काम करता है? ICAR के अंडर काम करता है। और इसका जो मेन काम है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फिशेज़ हैं उनको हम लोग प्रिजर्व कर सकें, फिशेज़ की जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसको बढ़ा सके, और जो फिश जर्म प्लाज्म है उसको हम स्टोर करके रख सकें, ताकि फ्यूचर में हम उनको दोबारा से करवा सकें इंट्रोड्यूस इनटू दी वाटर्स, ताकि फ्यूचर में कभी कोई अगर स्पीशी ख़त्म हो भी जाती है तो हमारे पास उसके जर्म प्लाज्म्स और सीड्स हैं जो हम दोबारा से उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं पूरा नेचर में। तो ये बॉडी का पता हो, ये क्या करने जा रही है उसका पता हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे नासा का एक्सरे इमेजिंग पोलैरीमीटर है। इसने अभी रिसेंटली ही जो एक सुपरनोवा है जिसको हम कहते हैं प्यार से ताइचो कह लो, टाइको कह लो, ताइशो कह लो, मर्जी है आप लोगों की, स्पेलिंग पता होनी चाहिए, तो कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे। मैं इसको ताइचो बोलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है नाम। तो ये ताइचो जो है इसको स्टडी करा गया है। ये क्या है? एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन है। एक्सप्लोजन क्या होता है कि बहुत बार हमने स्पेस में से देखा है, यूनिवर्स में से देखा है कि बहुत सारे जो स्टार्स हैं ना, पहले तो बनते हैं फिर ऐसे डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि आते आते उनकी जो कोर है प्रॉपर स्टार्स की वो अनस्टेबल हो जाती है, इसीलिए फिर वो ऐसे रप्ट हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी को फिर वो रिलीज़ भी करते हैं। वो जो एनर्जी है उसको हमें करना है ट्रेस। तो उस एक्सप्लोजन को हम लोग बोलते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन। हर किसी का नाम हम लोगों ने अलग रखा है, दैट इज़ ताइचो। 1572 में जो ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन था वो विजिबल था, और अब तक उसके जो वाइब्रेशंस हैं पूरे यूनिवर्स में घूम रहे हैं, और उसी को स्टडी किया गया है नासा के एक्सरे इमेजिंग पोलैरीमीटर के थ्रू। इसमें होता क्या है, जो भी हम एनर्जी को रिसीव करेंगे उसको हम स्टडी करेंगे तो हमें पता लगा पाते हैं कि जो ये वेव जहाँ से आ रही है वो किस जगह से आ रही है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि जो वेव जहाँ से आएगी उसका बिहेवियर, उसका कैरेक्टर उसके साथ आता है। तो अगर आपने वो वेव पढ़ ली तो वो जहाँ से आ रही है उसका कैरेक्टर आप लोगों ने पढ़ लिया, एंड दैट हेल्प्स अस इन फाइंडिंग मोर अबाउट द यूनिवर्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये पढ़ी हैं अभी नासा के एक्सरे टेलीस्कोप ने, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसकी बात करें तो ये सिर्फ नासा का ही नहीं है, बल्कि ये इटालियन स्पेस एजेंसी जो है उसका भी जॉइंट एफर्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये, तो इट इज़ नॉट ऑफ ओनली नासा बट ऑफ नासा प्लस इटालियन स्पेस एजेंसी, ये ध्यान रखेंगे। और पूरे यूनिवर्स में कहीं ब्लैक होल मर्ज होते हैं, कहीं सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स होते हैं, कहीं बहुत सारे बड़े तगड़े इरप्शंस होते हैं, उन सब से निकलने वाले जो एनर्जीज़ हैं उनको हम स्टडी करते हैं थ्रू दिस IXPE, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो इससे एक्सरे का हम बेसिकली ध्यान लगा पा रहे हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि इंफ्रारेड रेज के थ्रू स्टडी कर रहे हैं या माइक्रोवेव के थ्रू स्टडी कर रहे हैं, तो आंसर इज एक्सरे, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया की सबसे पहली DNA वैक्सीन फॉर डेंगू। अभी रिसेंटली प्रिलिमिनरी ट्रायल चल रहे हैं जिसमें हम लोगों ने चूहों पर इसका ट्रायल करके देखा, और हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स उनमें देखे गए हैं। तो इसको हम ह्यूमंस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अभी आई नहीं है, बट प्रीलिम्स अभी चल रहा है इसका। डेंगू जो है, डेंगू देखो होता है आपके एक मॉस्किटो बोर्न ट्रॉपिकल डिजीज़ है जो एडिस एजिप्टाई जो मॉस्किटो है उसके काटने से होता है। ठीक बात है। अब जब ये कोई मॉस्किटो आपको काटता है तो देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ एंजाइम रिलीज्ड, उसी एंजाइम को आपने यूज़ करना है और उसके थ्रू बना देनी है वैक्सीन। और सिर्फ जो ये एडिस एजिप्टाई है ये सिर्फ डेंगू के लिए ही नहीं बल्कि चिकनगुनिया, जिका, इन सब के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। एक तो ये, और सबसे पहली बात ये वर्ल्ड की पहली, इंडिया की पहली DNA वैक्सीन है। ये DNA वैक्सीन कैसे काम करती है बताते हैं अभी जस्ट अगली स्लाइड में। अभी के लिए इतना पता हो, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में CYD, TDV या डेंगी वैक्सिया, ये जो वैक्सीन है ये यूज़ की जाती है, जिसको USA के FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू भी पूरा अप्रूवल मिल चुका है।
डेंगू वैक्सीन भी पता हो, CYD TD भी पता हो। अब ये है क्या? दिस इज अ काइंड ऑफ लाइव अटेन्युएटेड डेंगू वायरस, लाइव अटेन्युएटेड डेंगू वायरस। ये क्या है? एक वायरस, आपने पूरा जीवित वायरस है जो कि आपने इंजेक्ट करवाया है, ये हमारी बॉडी में जाएगा और हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनको पता लगेगा कि कोई ऐसा एंटीजन आया है जो कि बॉडी के लिए हानिकारक है, डिजीज़ कॉज करेगा। तो वो अपने थ्रू जो सेल्स हैं वो अपना प्रोटेक्शन मैकेनिज्म रिस्पॉन्स जो है उसको एक्टिवेट करना शुरू कर देती है, उससे लड़ना शुरू कर देती हैं। तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी वीक है। इसका मतलब ये है कि सेल्स को बहुत जल्दी पता लग जाता है कि ये आ रहे हैं, ये एंटीजन आ चुका है, और इसको मारना भी सेल्स के लिए ईजी होता है, ताकि फ्यूचर में कभी सेम ऐसा ही वायरस बॉडी में एंटर करे तो सेल्स को पता होता है कि करना क्या है। इसी को तो वैक्सीन कहते हैं हम लोग। तो ये है आपका एक तरीके का जिसमें हम लोगों ने पूरा का पूरा जो वायरस है वो ही इंट्रोड्यूस करवा दिया है बॉडी में। इसके अलावा हम बात करेंगे अगर डीएनए वैक्सीन की। डीएनए वैक्सीन में हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर जो भी एंजाइम वो वायरस रिलीज करता है, फॉर एग्जांपल जो कोरोना था दैट रिलीज्ड द स्पाइक प्रोटीन, वो प्रोटीन जो है मैंने क्या किया, उस प्रोटीन का मैंने एक पूरा सीक्वेंस बनाया, उस सीक्वेंस को मैंने डीएनए में पूरा कंस्ट्रक्ट किया। तो वो जो डीएनए था, जो पूरे उस स्पाइक प्रोटीन का, उस पूरे वायरस का जो बेसिक मटेरियल है जो एक्चुअली डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका मैंने डीएनए वो यूज़ किया, उसको मैंने बॉडीज़ में एंटर करवा दिया। वो बॉडी में एंटर करके वो जो प्रोटीन है, वो जो भी डेंगू एंजाइम रिलीज़ करता था, वो प्रोटीन बॉडी में इंट्रोड्यूस करेगा, धीरे धीरे उसकी अमाउंट को बढ़ाएगा, और फिर सेल्स को पता लगता है कि हाँ ये एंटीजन आ गया है, हमें इसके खिलाफ काम करना है। और जब उसके खिलाफ काम करना शुरू करती हैं तब सही ढंग से वो इम्यूनिटी बना लेती हैं, ताकि फ्यूचर में जब एक्चुअल में डेंगू वायरस आएगा बॉडी में तो पता होता है कि करना है क्या है सेल्स को। बहुत टाइम नहीं लगता, क्योंकि आधी बार जो डेथ्स हैं किसी भी वजह से वो इसीलिए होती हैं बिकॉज सेल्स जो हैं हमारी प्रोटेक्शन के लिए जिनको आगे आ जाना चाहिए था वो आगे नहीं आ पाते, बिकॉज हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है। तो इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है डीएनए वैक्सीन्स का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। बाकी ये जो लाइव अटेन्युएटेड वायरस है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोर इफेक्टिव आर डीएनए वैक्सीन्स। तो आपको ये पता हो कि हम जो डीएनएज हैं उनको इंजेक्ट कर देते हैं स्किन में, फिर स्किन में करने के बाद वो अल्टीमेटली प्रोटीन्स को रिलीज़ करते हैं जो अल्टीमेटली हमारे बॉडी में डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और फिर उसके बाद जो है पूरा इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम हमारा काम करता है और अल्टीमेटली वी गेट दी वैक्सीनेशन, ताकि फ्यूचर में अगर कोई वायरस आए सेम तरीके का तो उसके बारे में पता हो कि एक्चुअल में करना क्या, टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। डीएनए वैक्सीन और पहले वाली वैक्सीन में डिफरेंस क्या है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक स्कीम आई है जेनेटिक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर इंडिजिनस फिश स्पीशी। हम चाहते हैं हमारे देश में जो फिश की स्पीशीज़ हैं वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएं, उनका जो पूरा जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहे, उनमें बढ़िया जो कंटेंट है, बढ़िया न्यूट्रिशनल कंटेंट भी बढ़े। तो उसके रिगार्डिंग जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है चेन्नई में। इसमें 3 प्रोग्राम्स हैं। पहला प्रोग्राम है जेनेटिक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर इंडियन वाइट श्रिम्प। वाइट श्रिम्प दिखते हैं ऐसे ऐसे, तो इन श्रिम्प हमारे अभी पूरे भारत में क्या है ना, जो श्रिम्प्स हैं वो सेम ही वैरायटी के हैं, तो अगर एक डिजीज़ किसी को लगेगी तो सभी को वो लगेगी। तो उसके अलावा हम क्या चाहते हैं कि देयर शुड बी दी मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, ताकि हर किसी एक इंडिविजुअल का अलग अलग एक जीन हो, है ना, अलग अलग जेनेटिक कोड हो। तो इससे क्या होता है, डिजीज़ कभी आती हैं तो वो सारे नहीं इकट्ठे मरते, धीरे धीरे जो है धीरे धीरे अडेप्टेशंस होती रहती हैं। तो ये हम चाहते हैं थ्रू दिस इनिशिएटिव, ये पता हो हमें। दूसरा इनिशिएटिव है जिसमें हम बात कर रहे हैं श्रिम्प क्रॉप इंश्योरेंस की, कि अगर आप श्रिम्प्स को उगाते हैं, श्रिम्प्स की कल्टीवेशन करते हैं और बाय चांस आपका कोई लॉस हो जाता है उस पूरी कल्टीवेशन में, तो सरकार की तरफ से आपको क्रॉप इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। उसको हम श्रिम्प इंश्योरेंस बोल लेते हैं, वो अलग बात है। तो ये भी एक इंश्योरेंस जिसमें हम लोगों को और भी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं फॉर डूइंग द श्रिम्प कल्टीवेशन, फॉर डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क। थर्ड जो प्रोग्राम है वो क्या है, नेशनल सर्वेलेंस प्रोग्राम फॉर एक्वाटिक एनिमल डिजीजेस, कि सब कम से कम डिजीजेस जो हैं वो यहाँ पर रहने वाले स्पीशीज़ को लगें,
और सही ढंग से चीज़ें चलती रहें हमारी, और बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हमारी ख़त्म ना हो, मरीन डाइवर्सिटी मेंटेन रहे। तो इसके लिए भी जो पूरा का पूरा एम्फेसिस है वो दिया गया है, सो दैट फार्मर बेस्ड डिजीज़ सर्वेलेंस सिस्टम हम लोग बना सकें कि कब कौन सी डिजीज़ अभी पूरा मार्केट में आई हुई है, बहुत ज़्यादा इनको ख़त्म कर रही है, श्रिम्प्स को या फिशेस को, ये पता होता है हमें। तो उसको सर्वेलेंस करने के लिए देयर शुड बी दी मॉनिटरिंग, ये मॉनिटरिंग ही होगी थ्रू दिस प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम 3 हैं अभी इनके ऊपर बहुत डिटेल्स नहीं आई हैं, लेकिन आपको इसके ऊपर की जो चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें हैं वो पता है। किसने शुरू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे, रिपोर्ट आई है रिसेंटली अभी, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, कि हम लोग नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल सही ढंग से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, IEEFA। तो ये जो रिलीज़ की है रिपोर्ट इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस इंस्टीट्यूट ने, आपको इसका नाम पता हो, आपको पैरामीटर्स पता हो कि आपने किस बेसिस पर बोल दिया कि जो कर्नाटका है वो सबसे अच्छा काम कर रहा है इन द ट्रांजिशन ऑफ क्लीन एनर्जी, ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। 4 पैरामीटर्स हैं। डीकार्बनाइजेशन, आप अपनी इंडस्ट्रीज़ में कितना ज़्यादा कार्बन को एमिट नहीं होने देते। डीकार्बनाइजेशन, परफॉर्मेंस ऑफ पावर सिस्टम, आपके जो यहाँ पर पावर सिस्टम काम करते हैं वो कितने अच्छे ढंग से काम करते हैं, जो ग्रिड है वो कितनी अच्छे तरीके से मेंटेन्ड है, लोगों तक कितनी अच्छी बिजली पहुँच पाती है, कितना सस्ते में बिजली पहुँच पाती है। रेडीनेस ऑफ द पावर इकोसिस्टम, कि आपको पता है कि अगर अभी कोल नहीं है हमारे पास तो सोलर है, सोलर नहीं है तो विंड है, तो दैट इज़ द रेडीनेस। एंड लास्ट इज पॉलिसीज़ एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट्स, सरकार की क्या पॉलिसीज़ हैं कि कल को हम एजेंडा क्या है हमारा ये तो पता हो हमें, कि हम आज इस पोजीशन में हैं, हम आगे 3 सालों में अपने आप को कहाँ देखते हैं, ये तो अपने को पता होना चाहिए। तो व्हाट आर दी कमिटमेंट्स, इसके बारे में आइडिया हो। तो दीज आर 4 पैरामीटर्स, रिपोर्ट निकाली है इस इंस्टीट्यूट ने, और सबसे पहले बोला है कर्नाटका इज एट द फर्स्ट, गुजरात इज एट सेकेंड एंड हरियाणा इज एट थर्ड। तो कर्नाटका, गुजरात, हरियाणा और पंजाब, ये 4 ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है इन चारों के चारों पैरामीटर्स में। डीकार्बनाइजेशन, पॉलिटिकल एंड पॉलिसीज़ कमिटमेंट्स, और दूसरा आपका इकोसिस्टम्स का रेडीनेस होना और उनका बढ़िया तरीके से काम करना। ये चारों पैरामीटर्स आपको पता हो, आपको ये स्टेट्स पता हो। और हम इंडिया चाहते भी क्या हैं, हम ये चाहते हैं कि हम लोग 2070 तक आते आते बन जाएं नेट कार्बन कंट्री। जितना कार्बन हम लोग एमिट करते हैं उतना ही कार्बन हम लोग एब्जॉर्ब भी करते हैं, तो हमारी तरफ से एटमॉस्फेयर में कोई भी कार्बन एक्स्ट्रा नहीं जा रहा है जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग हो। तो ये हमारा टारगेट है। इसके लिए हम चाहते हैं कि हम लोग कम से कम जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, मान लो कि हमारे पूरे देश को 100 गीगावाट एनर्जी चाहिए है, उसमें से 50 गीगावाट ऐसा हो जो मैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज से प्रोड्यूस करता हूँ। दैट इज़ द टारगेट। और इसके लिए हम क्या चाहते हैं कि हमें अपनी जो एमिशन इंटेंसिटी है उसको भी कम करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल कि 1 यूनिट GDP को बनाने में, प्रोड्यूस करने में आपका कितना ज़्यादा कार्बन जो है एमिट होता है। इफ़ यू वांट टू 1 GDP मतलब आपने अपने देश में 1 रुपया अगर बनाना है, 1 रुपया अगर कमाना है, तो फिर उसके लिए कितने ज़्यादा आपको कार्बन एमिट करने पड़ रहे हैं, दैट इज़ कार्बन एमिशन इंटेंसिटी। उसको भी मुझे इम्प्रूव करना है। पहले टारगेट था हमारा 35%, अब है उसका 45%, कि 45% तक हम लोग कार्बन एमिशन इंटेंसिटी को बढ़िया तरीके से इम्प्रूव करेंगे। तो ये भी पता हो आपको। तो दीज आर इंडियाज़ क्लीन एनर्जी टारगेट्स, और ये आपके टारगेट्स हैं जो पहले थे। पहले अगेन एमिशन इंटेंसिटी 35% थी, अब 45% कर दी गई, हमने देख लिया। फॉसिल फ्यूल्स का शेयर कितना होना चाहिए, पहले 40% था, अब वो 50% कर दिया गया है ना। और साथ में कि कार्बन सिंक, पहले हम चाहते थे कि हम लोग इतने सारे पेड़ लगा दें कि कम से कम 2.5 से 3 बिलियन टन जो है कार्बन को हम लोग सिंक कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें, और अभी भी सेम वही है। तो और 2070 तक हम लोग बन पाए नेट कार्बन फ्री कंट्री।